हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। यहां पर आपकी जो है बुक सेकंड चल रही थी, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में जो है अध्याय नंबर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम यहां पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज डेली आती है मॉर्निंग में 7 बजे, तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज यहाँ पर देखते हैं अब पृथ्वी की संरचना। देखिए, पूरा चैप्टर आपने पहला पार्ट कवर कर लिया था। आपने देखा था कि हम पृथ्वी के अंदरूनी भाग जो हैं उनका अनुमान कैसे लगाते हैं। हमने कुछ प्रत्यक्ष चीजें देखी, प्रत्यक्ष के द्वारा पृथ्वी के अंदर क्या क्या मौजूद है उसका अनुमान लगाते हैं, कुछ परोक्ष रूप से लगाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी और भूकंप के बारे में पता लगाया हमने कि भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप का पूरा हमने प्रोसेस पढ़ लिया था पिछले पार्ट में। अब यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। देखिए, पृथ्वी की संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी की संरचना में यहाँ पर इसकी सबसे ऊपरी जो परत है वो भूपर्वती कहलाती है। चलिए एक बार पहले हमें जो आपका इमेज है, इमेज में दिखा देना चाहता हूँ भूपर्वती होती क्या है एक्चुअल में। देखिए, ये रहा आपका इमेज और ये इमेज जो है आपको बनाना पड़ेगा। भूपर्वती सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूपर्वती कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है भूपर्वती। इसके नीचे आता है मेंटल, यानी मेंटल वाली परत यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है इसमें। फिर आता है नीचे क्रोड। क्रोड में यहाँ पर ऊपर क्रोड का ऊपर वाला हिस्सा होता है द्रव होता है, नीचे वाला ठोस होता है। तो ये जो इमेज है, डायग्राम है, आपको बनाना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब आपको यहाँ पे त्रिज्या जो लिखवाई थी, आपको याद होगी। अब त्रिज्या लिखवाई थी यहाँ पे मैंने, तब कितनी लिखवाई थी? 6370 किलोमीटर लिखवाई थी त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी लिखवाई थी, लेकिन यहाँ पर 78 निकल के आ रही है। कहीं कहीं किताबों में आपको जो 6371 भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जो आपकी क्लास 7th का जो चैप्टर है, यानी क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, वहां पर आपको अगर देखने को मिलेगा तो 6371 है। तो ऐसे में सवाल उठता है सही कौन सा है, यानी कहीं आपको 6370 देखने को मिलेगा, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में 6370 था। आप क्लास 7th में देखेंगे तो वहां पर 6371 है। यहाँ पर इस इमेज में 6378 है। देखिए, मैंने 2-3 किताबें और देखी वहां पर, तो वहां पर ये वाला प्रमाणिक रूप से लिखा हुआ था, त्रिज्या के बारे में 6378 किलोमीटर का लिखा हुआ था। तो आप लोग यही लिख लेना, ठीक है, यानी कि ये इमेज बना लेना और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यानी कि इन्होंने त्रिज्या के बारे में अनुमान बताया था 6378 का ही इसमें बताया था। तो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर ये आंकड़ों में क्यों हेर फेर है, क्या है। देखिए, ये एनसीईआरटी वालों की प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी वालों ने पता नहीं कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिए हों और यहाँ पर कुछ डीपली पैरामीटर्स को ऐड कर लिए हों, इस वजह से थोड़ी त्रिज्या बढ़ गई हो, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर यही वाली आपका जो है संख्या देखने को मिलेगी। ये मैं अभी स्पष्ट इसलिए कर दे रहा हूँ कि बाद में कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। तो आपको ये डायग्राम जो है ये बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो भूपर्वती हमने देख ली, सबसे ऊपरी परत है भूपर्वती। इसके बारे में, भूपर्वती के बारे में हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। देखिए, ये भूपर्वती की बात करें, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, यानी ये पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी भाग है। खास बात इसकी ये है, यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी और ये मतलब बहुत ज्यादा भंगुर भाग है। भंगुर का मतलब होता है बहुत जल्दी टूटने वाला, यानी कि सबसे ऊपरी परत तो है ही है, इसके अलावा सबसे भंगुर भी है, यानी बहुत जल्दी टूटने वाली होती है। इसके अलावा इसकी जो मोटाई है वो महाद्वीपों पर अलग है, महासागरों में इसका जो अलग है। औसत रूप से अगर हम इसे देखें, औसत रूप से अगर आप किताबों में लिखा देखेंगे तो औसत रूप से 35 किलोमीटर दिखाया जाता है कि आपकी भूपर्वती की जो मोटाई है औसत रूप से, एवरेज रूप में 35 किलोमीटर दिखाई गई है, 35 किलोमीटर दिखाई गई है। लेकिन यहाँ इस किताब में वर्गीकरण जो किया गया है उसमें यहाँ पर महासागरों की अलग दिखाई है, महाद्वीपों की अलग दिखाई है, जबकि पर्वतीय श्रृंखलाओं की यहाँ पर अलग दिखाई है। जबकि आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो औसत रूप से, यानी इन तीनों की मिलीजुली रूप में औसत रूप में वहाँ पे 35 किलोमीटर बताई है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फैक्ट हैं ये उठकर आते हैं और यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं और बाद में फिर मुझे कमेंट करके मुझे भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया। इसलिए मैं पहले के साथ क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख लेना कि यह पृथ्वी का सबसे भारी, यानी कि सबसे भार वाला, बाहरी और बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना आप कि भूपर्वती की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। अब इसमें सब पॉइंट देखिए, महासागरों के नीचे की अगर हम बात करें तो महासागरों के नीचे इसकी जो मोटाई है
वो औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है, यहाँ लिख लेना आप। जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है, यानी महाद्वीपों के नीचे कितनी है, ये 30 किलोमीटर तक है। अगर बात करें पर्वतीय श्रृंखलाओं की, तो पर्वतीय श्रृंखलाओं के नीचे मोटाई और ज्यादा है, यानी पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है, ठीक है, यानी और भी अधिक है। अब यहाँ पे बात करी गई है हिमालय की। हिमालय पर्वतीय श्रेणियों के नीचे मोटाई लगभग कितनी है, 70 किलोमीटर तक पहुंच गई है भूपर्वतीय की। तो आप यहाँ पर सेकंड का सेकंड सब पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर भूपर्वतीय का। देखिए भूपर्वतीय जो है पृथ्वी के जो टोटल आयतन है, यानी पृथ्वी का संपूर्ण आयतन है, संपूर्ण आयतन का 1% है। ये प्रश्न पूछा गया है और ये क्लास 7 की ज्योग्राफी में दिए गए हैं आंकड़े कि जो भूपर्वतीय है पृथ्वी के समूल आयतन का कितना है, 1% भाग है ये, ठीक है, यानी पृथ्वी के पूरे आयतन का ये 1% भाग है। तो आप लिख लेना थर्ड पॉइंट में कि पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा पर्वतीय है, भूपर्वतीय है। अब देखिए यहां पर भूपर्वतीय को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब चूंकि वो विभक्तिकरण इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं वो लिख पाऊंगा विभक्तिकरण, यानी इसमें नहीं दिया गया है। आप क्लास 7 में तो वो पढ़कर आए हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिया गया है, तो यहाँ भी लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसका सबसे ऊपरी एक यहाँ पर इसका जो है इसकी ऊपरी परत होती है यहाँ पर, यानी कि इसकी एक ऊपरी परत होती है और एक निचली परत होती है भूपर्वतीय में भी। ऊपरी परत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूलतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानों की अभी हम इसी अध्याय में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर मूलतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ है, इसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, यानी ऊपरी परत के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस जो परत को, यहाँ पर इस परत को सियाल कहते हैं, यानी इस परत को जो हम बोलते हैं सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें एक तत्व जो है सिलिका है और दूसरा तत्व यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम है, दूसरा तत्व यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो इनसे इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे हम, यानी कि पहला तो आपका इसमें लिख लेना, यहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। दूसरी बात इसमें यह है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है और इस वजह से इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे सियाल बोलते हैं, सियाल। अब देखिए इसके बाद की परत जो आती है, ऊपरी परत के बाद आती है एक निचली परत आती है, यानी जिसे हम निम्न परत के नाम से भी जानते हैं, निम्न परत के नाम से भी इसे जानते हैं। निम्न परत की खास बात क्या है इसे, देखिए इसमें बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं, यानी निम्न परत में यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे ऊपर ग्रेनाइट पाई जा रही हैं, यहाँ पर बेसाल चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ है, इसके द्वारा हुआ है महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है, यानी निम्न परत के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, जो महासागरीय सतह है उसका निर्माण इसी के द्वारा हुआ है, महासागरीय सतह का निर्माण इसी के द्वारा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसे सीमा कहा जाता है, सीमा या सीमा, यानी इसे सीमा कहा जाता है। सीमा का मतलब है यहाँ सी से जो है सिलिका आ गई और मैं से यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम। तो ये आप लिख लेना, यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर कि इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे सीमा कहा जाता है। यानी कि इसमें बेसाल चट्टानें, देखिए चट्टानों वाला चैप्टर यहाँ पे आगे आएगा तो हम चट्टानें पढ़ लेंगे दोबारा। तो चट्टानों के अभी वर्गीकरण में नहीं बताऊंगा पूरा, चट्टानें कितने कितने प्रकार की हैं, क्या क्या हैं, तो चट्टानों के बारे में आगे पढ़ लेंगे। जो थोड़ा बहुत जहाँ जिक्र किया गया, जैसे ग्रेनाइट का किया गया, बेसाल्ट वाला किया गया, तो भी मैं बता दूंगा वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो ये आपका ये वाला खत्म हो जाता है पोर्शन, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मेंटल वाली परत आप स्टार्ट करेंगे तो मेंटल में एक वर्ड आया है यहाँ पर, मोहो आसंतत्य, यानी मोहो असंबद्धता के नाम से इसे जानते हैं। तो ये होता क्या है मोह संबद्धता, इसे पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर आएंगे। अगर हम डायरेक्ट इस पर आ जाएं तो यकीन मानिए हमें समझ में नहीं आएगा कि ये मोह असंतत्य, या सर ने लिखवा दिया है केवल मात्र के लिए मोह असंतात्य, ये है क्या, तो ये पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए पहले हम जो असंबद्धता है, जिसे डिसकंटिन्यूटी हम कहते हैं, वो होती क्या है वो हम देखेंगे। तो नोट डाल के एक हेडिंग लिख लेना यहाँ पर, देखिए जगह यहाँ पर है थोड़ी सी जगह, तो यहाँ पर अब आप नोट डाल देना और नोट डालकर यहाँ पर आप हेडिंग के रूप में यहाँ पर डाल देना असंबद्धता, जिससे कि आपको माइंड में आपके क्लियर हो जाए कि असंबद्धता या असंतता ये होती क्या है। ठीक है, असंबद्धता ये हेडिंग डाल देना, या डिसकंटिन्यूटी ब्रैकेट में डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए असंबद्धता होती क्या है, ये जो है पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर दो परतों की विशेषताएं जो होती हैं एक साथ पाई जाती हैं। यानी कि जैसे आपके सामने ये आप पेज का ब्रेक देख रहे होंगे, यानी ये अवस्था एक ऐसी है कि जहां पर ऊपर वाली
परत की विशेषताएं भी है और निचली वाली परत की विशेषताएं भी हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से ना तो ऊपर वाले का हिस्सा है और ना ही ये नीचे वाले का हिस्सा है, यानी कि इस परत में बीच वाले हिस्से में मिक्स है पूरा। ठीक है, तो ये संक्रमण क्षेत्र जो है वो असंबद्धता कहलाता है, यानी असंबद्धता वाला क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर लिख लेना इसमें कि पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषताएं पाई जाती, दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें असंबद्धता की या असंतता की, तो पृथ्वी की जो परत है आंतरिक भाग में हमें दो मुख्य तरह की असंबद्धताएं देखने को मिलती हैं। तो आप इसमें लिख लेना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो मुख्य असंबद्धताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, पहली असंबद्धता का नाम क्या है? पहली असंबद्धता जो है वो मोह असंबद्धता है, जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया गया मेंटल में, जो भी मैंने दिखाया था। देखिए, पहली असंबद्धता जो है आपकी क्रस्ट और मेंटल यानी भूपर्पटी और मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है। यानी पहली जो असंबद्धता है, यानी आपकी जो पहली असंबद्धता है मोह असंबद्धता जो है वो क्रस्ट और मेंटल को, जो आपकी क्रस्ट मतलब परपटी वाली परत को अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट तथा मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, यानी इसकी जो ऊपर वाली परत है क्रस्ट और मेंटल, तो इसको एक दूसरे से अलग कर रही है ये। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या? इसे कहते हैं हम यहाँ पर मोह असंबद्धता कहते हैं। यानी इस सीमा को हम यहाँ पर, ये वाली सीमा जो है इसे मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो आपने पहली असंबद्धता पढ़ ली। अब धरती के अंदर दूसरी असंबद्धता कहाँ पे मिलती है? एक तो होगी यहाँ पर, यानी एक असंबद्धता तो यहाँ पर है, फिर से इमेज में जाता हूँ मैं यहाँ पर, यानी एक असंबद्धता लगभग यहाँ पर है, इस साइड में है। यानी कि यहाँ पर जो दोनों परतों के लक्षण मिलते हैं, यानी क्रस्ट के भी मिल रहे हैं, ऊपर वाली भूपर्पटी के भी मिल रहे हैं, मेटल की मिल रहे हैं। अब दूसरी असंबद्धता जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिलती है, जहाँ पर मेंटल खत्म होती है और क्रोड स्टार्ट होती है नीचे की तरफ। तो दूसरी असंबद्धता लिख लेना, मेंटल तथा कोर को अलग करती है। दूसरी असंबद्धता मेंटल तथा कोर को अलग करती है। इसका नाम दिया गया है, इस वाली असंबद्धता का यहाँ नाम दिया गया है गुटेनबर्ग। नाम लिख लेना यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और यह पृथ्वी में कितनी गहराई पे पाई जाती है? यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह पाई जाती है। यह असंबद्धता पृथ्वी में कितनी गहराई पाई जा रही है? ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो अब आपने देख ली असंबद्धता होती क्या है। वास्तव में ये संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर ऊपर की परत और निचली परत दोनों के लक्षण जो होते हैं समान रूप से विद्यमान होते हैं। दोनों चीजें, दोनों के पदार्थ समान रूप से मिक्स हो जाते हैं, तो असंबद्धता वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो आपने जान लिया। अब देखिए, अब इसका अब अगली हेडिंग है इसमें, यानी कि पृथ्वी की संरचना में आपने पहली परत देख ली क्रस्ट, यानी कि ऊपर वाली भूपर्पटी। अब अगली परत जो है, सेकंड हेडिंग आपकी जो है, ये है मेंटल। यानी मेंटल होती क्या है? मेंटल परत के बारे में हम देखेंगे, मेंटल के बारे में। देखिए, मेंटल की बात करें तो भूपर्पटी के नीचे का भाग, यानी भूपर्पटी जो आपकी है इसके नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। अब देखिए, पृथ्वी के आयतन को, अगर पृथ्वी के आयतन का देखें तो पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा जो है वो मेंटल का है। इस पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का जो 84% भाग है वो मेंटल का है। ठीक है, ये लिख लेना, पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा मेंटल है। अगला पॉइंट यहाँ लिख लेना, सेकंड पॉइंट। देखिए, ये कहां से स्टार्ट होती है? ये मोह असंतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। यानी कि ये मोह असंतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। अब देखिए, बात करें इसका जो सबसे ऊपरी वाला यानी मेंटल का ऊपरी भाग होता है, वो उसे दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। और इसका विस्तार कितना है? लगभग 400 किलोमीटर तक है। यानी कि इसका एस्थेनोस्फेयर है, यानी मेंटल का सबसे ऊपरी वाली परत है, मेंटल का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, उसे एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपका, ये एस्थेनोस्फेयर बोला जाएगा। ठीक है, और इसका विस्तार कितना है? 400 किलोमीटर तक आंका गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एस्थेनोस्फेयर की क्या विशेषता है वो भी जान लेते हैं। अब देखिए, पहले यानी कि सेकंड का पहले सब पॉइंट का सब पॉइंट ही है, पहले सब पॉइंट का सब पॉइंट आपको पता होगा। सब पॉइंट को इससे, और मैं डबल सब पॉइंट, जो सब पॉइंट का सब पॉइंट होता है उसे मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। सभी जो हमारे नोट्स हैं, हमें एक ही साइन यूज किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं इससे डबल से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। तो ये एस्थेनो असंबद्धता है, इसका क्या रोल है? देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलने लगता है, और वो धरातल पर जब लावा पहुंचता है तो वो आता कहाँ से है? वो लावा वास्तव में इसी परत से, यानी एस्थेनो वाली परत से निकल के आता है। एस्थेनोस्फेयर वाली हिस्से से निकल कर आता है।
तो यहाँ पर इसी में लिख लेना, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। यानी एस्थेनोस्फीयर किसका स्रोत है? जो है ज्वालामुखी लावा का स्रोत है, यानी यहीं से लावा बाहर निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आपने पहला सब पॉइंट जो था सेकंड का, इसका सब पॉइंट आपने नोट कर लिया, ए सब पॉइंट नोट कर लिया। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसमें सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में आप नोट करेंगे यहाँ पर इसके निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त होने हो जाने के बाद तक है, और यहाँ पर ये ठोस अवस्था में है। यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेंटल का ऊपर वाला एस्थेनोस्फीयर जो है वो तरल है, द्रव अवस्था में, नीचे वाला पुनः ठोस में है, और फिर इससे नीचे जो क्रोड आ जाती है वो फिर द्रव में है, और फिर वो ठोस में है, ठीक है। ये क्रम इसमें चल रहा है परतों में। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा सेकंड सब पॉइंट इसका यहाँ पर, कि निचले मेंटल का विस्तार जो है दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, और ये कहाँ पर है? ये ठोस अवस्था में है। अब देखिए, आपने ये पॉइंट आपका जो मेंटल वाला है समाप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है स्थल मंडल के बारे में। तो यहाँ पर अब आप नोट डाल के लिखेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल होता क्या है? देखिए, स्थल मंडल के लिए फिर से चलते हैं। यहाँ पर जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का ऊपरी सर्वाधिक ठोस, यानी यहाँ पे बताया गया है भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग जो मिलकर होता है वो स्थल मंडल कहलाते हैं। यानी भूपर्पटी का ऊपरी भाग और स्थल मंडल का ऊपरी भाग जो मिलकर इन्हें क्या बोलते हैं? हम स्थल मंडल बोलते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई जो है 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। स्थल मंडल की मोटाई 10 से लेकर लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट में लिख लेना यहाँ पर कि भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहलाते हैं। तो ये तो आपने नोट में लिख लिया होगा। अब देखिए, हमारी दो परतें हमने पढ़ ली, क्रस्ट पढ़ ली, मेंटल पढ़ ली। अब तीसरी परत आपकी जो आती है वो आती है कोर। अगली हेडिंग है आपकी जो है वो है कोर। क्रोड होती क्या है या कोर होती क्या है? अब देखिए, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली हमें? आप सभी को पता है कि हम लोग, हमारा प्रवेदन है, ड्रिलिंग जो हो पाई थी कोला क्षेत्र में, मात्र 12 किलोमीटर तक ही ड्रिलिंग कर पाए हम, इससे ज़्यादा नहीं जा पाए। और ज़्यादा जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है और हमारे उपकरण जो होते हैं वो गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि भाई हम इसके क्रोड तक पहुंच पाएँ। कोई नहीं पहुंच पाया है। लगभग इस क्रोड का तापमान जो होता है लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। यानी कि जो वैज्ञानिकों का अनुमान है 2700 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये तापमान है क्रोड में। तो यहाँ पर इसमें पहुंचना असंभव है। तो इसकी जानकारी कैसे मिली हमें? इसकी जानकारी हमारे पास जो भूकंपीय तरंगें हैं, पी, एस और धरातली तरंगें, जिनके बारे में आपने प्रीवियस इसका पोर्शन जो था उसमें आपने देखा था, तो उन तरंगों से इसके हमें समझने में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी को, क्रोड को समझने में सहायता की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्रोड कहां पर स्थित है? क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यानी क्रोड और मेंटल की सीमा जो है 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। अब देखिए, क्रोड की अगर बात करें तो हमने देखा कि हमारी जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है। बाह्य क्रोड कैसी है? हमारी तरल अवस्था में है। जबकि हमारी आंतरिक क्रोड जो यानी इनर कोर जो है वो कैसी है? वो ठोस अवस्था में है। यानी इसकी बाह्य जो कोर है वो द्रव अवस्था में है, जबकि सबसे आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। ये आप सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब देखिए, आप सभी को पता होगा जब हम लोग बिग बैंग सिद्धांत पढ़ रहे थे, ग्रहों का निर्माण पढ़ रहे थे, तो आपको पता होगा कि ग्रहों का निर्माण जब हुआ था तो यहाँ पर जो बाहरी तत्व थे, यानी कि जो एकदम हैवी वेट वाले जो पदार्थ थे, भारी, इसे हम बोल सकते हैं भारी पदार्थ जो थे, वो कहाँ चले गए? वो कोर में चले गए, यानी कि एकदम धंसते चले गए, निचले की तरफ चले गए। और जबकि हल्के पदार्थ क्या थे कि गोले में, हमारी पृथ्वी का जो गोला है वो ऊपरी सतह पर आ गए। ये बात आपने पढ़ी थी यहाँ पर। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। जो आपने चैप्टर सेकंड में जो प्रक्रिया पढ़ी वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि यहाँ पर क्रोड जो है वो भारी पदार्थों से बनी हुई है। यानी हैवी जो आपके पदार्थ हैं, इनका घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थों से बनी हुई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि क्रोड जो है हमारी भारी पदार्थों, मुख्यतः निकिल और लोहा, जिसे फेरम है कहते हैं, इससे बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ पर चौथे पॉइंट की, देखिए, पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा जो है वो आपका किसका है? वो आपका क्रोड का है। पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 15% हिस्सा क्रोड का है। तो ये तो थी आपकी जो है, यानी कि आपने तीनों परतें जो थी वो आपने नोट डाउन कर ली और प्रॉपर में समझ भी ली कि वास्तव में ये होती क्या है, इनका क्या मतलब है, वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया और लिख भी लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब अगली जो हेडिंग है आपकी, ये देखेंगे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, यानी ज्वालामुखी करता क्या है और ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां तैयार होती हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी की बात करें। अब देखिए ज्वालामुखी आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा गड्ढा वाला देख पा रहे हैं, क्रेटर बोलते हैं इसे। तो ज्वालामुखी के बारे में हम जानेंगे होता क्या है। पहले तो इमेज देख लेते हैं ज्वालामुखी की, शायद इमेज यहाँ पर है। देखिए ये इमेज यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखा दी हैं इस इमेज में। तो ज्वालामुखी अगले अध्याय में आएगा, अगले अध्याय में हम पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम बता देंगे। यहाँ पर इमेज इस तरह की दिखाई हुई है, पूरी इमेज नहीं दी है यहाँ पर। ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए ज्वालामुखी का मतलब ये वह स्थान होता है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ जो होते हैं वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं लगातार चलती रहती हैं, और पृथ्वी के अंदर लगने वाले अंतर्जात जो बल होते हैं उनकी वजह से ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एकदम बाहर की तरफ उड़ेल दी जाती हैं। यानी ये प्रक्रियाएं जो होती हैं अपने आप को निकलने के लिए, जरूरत निकलने के लिए अपना रास्ता बनाती हैं। उसी रास्ते के चलते ये जो अंदर से तरल लावा जो होता है एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकल आता है। तो यही प्रक्रिया है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये पदार्थ जो है तुरंत निकला हुआ हो, यानी कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, या फिर अभी भी ज्वालामुखी से निकल रहा हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी एक्टिव वॉल्केनो के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आप लिख लेना पहले का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप सभी को पता है कि ये कहाँ से निकलता है, ये एस्थेनोस्फीयर से निकलता है, यानी जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो वहां से ये पदार्थ बाहर आता है। ये बात आपने अभी ऊपर लिखी है। तो एस्थेनोस्फीयर से यानी दुर्बलता मंडल से पदार्थ ये निकलकर धरातल में पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक बात ये है कि तरल चट्टानी पदार्थ से निकलकर ये जो है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर सेकेंड पॉइंट कि तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, ये लिख लेना इसमें। अब देखिए इसकी खास बात यह है कि जब तक ये पदार्थ जो होता है मेंटल के ऊपरी भाग में होता है, यानी एस्थेनोस्फीयर में होता है, तो वहां पर इसे मैग्मा कहते हैं। यानी जब ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपरी भाग में होता है तो वहां पर ये क्या बोला जाता है, इसे मैग्मा बोला जाता है। ये वर्ड पूछा जाता है काफी बार। इसके अलावा जब ये बाहर आ जाता है, जब ये भूकंप बोल रहा हूँ, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से बाहर आ जाता है, यानी भूपटल या भूपृष्ठ या भूपर्वती के ऊपर आ जाता है या धरातल पे पहुंच जाता है, तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, इसे फिर लावा कहा जाता है। ये आप लिख लेना। यानी कि मैग्मा जो होता है ठंडा होकर क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार बताए गए हैं। ज्वालामुखी कितने तरह के हैं, तो देखिए ज्वालामुखी, पहली बात तो बताई गई ज्वालामुखी से बहुत तरह की चीजें निकलती हैं, जैसे जल खंडास में जिसे मलबा बोलते हैं, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, तमाम तरह की गैसें वगैरह मुक्त होती हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ज्वालामुखी को विभाजित किया है हमने। विभाजित कैसे किया है, तो बताया गया है कि ज्वालामुखी की उद्गार प्रवृत्ति यानी किस तरह से फट रहा है, इसके अलावा धरातल पर उसके द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जा रही हैं, तो इस आधार पर ज्वालामुखी को हमने वर्गीकृत किया है। तो ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर हमने ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए पहला ज्वालामुखी आपका जो है उसे हम सील्ड वॉल्केनोस के नाम से जानते हैं, यानी कि सील्ड वॉल्केनोस आपका जो है पहला ज्वालामुखी प्रकार है। तो इसमें पहली सब हेडिंग डाल लेना, सील्ड ज्वालामुखी। अब देखिए सील्ड ज्वालामुखी होता क्या है, ये वास्तव में सील्ड ज्वालामुखी होता क्या है। अब देखिए यहां पर बात कही गई है बेसाल्ट प्रवाह की। बेसाल्ट का मतलब ये होता है कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है जब ये बाहरी सतह पर आके जम जाता है, यानी कि बाहरी सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, उससे चट्टान जो बन जाती है उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो लावा है और ये जब बाहरी सतह पर आके पहुंच जाता है और वहां पर बाहरी सतह पर पहुंचने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे बेसाल्ट चट्टान के रूप में जम जाता है। और जब ये अंदर ही अंदर, यानी कि ये ज्वालामुखी का जो लावा है अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही अंदर, धरातल के अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, तब इसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं तब ये। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है सील्ड ज्वालामुखी की कि बेसाल्ट प्रभा को छोड़कर, जो बेसाल्ट प्रभा है इसको छोड़कर जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी हैं इनमें सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं सबसे ज्यादा विस्तृत या विशाल होते हैं। और आपका जो हवाई द्वीप पड़ता है, तो हवाई द्वीप यानी अमेरिका के नियंत्रण में है हवाई द्वीप ये, तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सबसे अच्छे उदाहरण है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, एग्जाम्पल के तौर पर हवाई द्वीप के ज्वालामुखी वो आपके सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है।
तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। देखिए ये जो ज्वालामुखी हैं ये वाले, ये मैंने बताया था बेसाल्ट क्या होता है कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है बाहर जब ठंडा हो जाता है उससे चट्टानें निर्मित होती हैं, उसे बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, यानी कि या फिर बाह्य आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेना यहाँ पर कि ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो लावा का उद्गार जो होता है, लावा उद्गार के समय यानी कि बहुत तरल होता है। इसी वजह से क्या होता है कि सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं इनके ढाल तीव्र नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर लिख लेना इसमें सब पॉइंट करके, लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसकी वजह से क्या होता है इनके ज्वालामुखी के जो ढाल हैं वो तीव्र नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं वो मैं बता दे रहा हूं अभी। जैसे ज्वालामुखी आप देख पा रहे हैं वाला, एक तो तीव्र होने का मतलब ये है कि पहाड़ी में इस तरह से बना दे रहा हूं, एक पहाड़ी इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पर ये ज्वालामुखी है यहाँ से, तो अब ऐसी बात है कोई चीज तत्व निकले होंगे तो ऐसे करके आते जाएंगे, ऐसे करके आते जाएंगे, ऐसे करके आते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आते जाएंगे तो अब ऐसी बात है ये साइड वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा, ये पूरा बढ़ता जाएगा, तो ये ढाल तीव्र तो नहीं होगा, ढाल को इस तरह से होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, यहाँ पर इसी में ही सेकंड का सब पॉइंट करके लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो निकास नली होती है, यानी यहाँ से जो मैग्मा, तरल मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है, निकास नली में अगर किसी तरह से पानी पहुंच जाए, जैसे पानी बरस जाए या फिर बादल वगैरह फटने की घटनाएं वहां पे आसपास हो जाए, तो फिर ये ज्वालामुखी और ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। विस्फोटक होने का मतलब ये है कि उनके अंदर फिर गैसें बनने लगती हैं। गैसें बनने से क्या होता है, एकदम भूस्खलन वगैरह वहां पर, यानी एकदम जो है कंपन वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इतना तेज विस्फोट होने लगता है अंदर ही अंदर। तो आप समझ ही सकते हैं फिर। तो यहां पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना है, इसमें यदि किसी तरह इन निकास नलिका यानी बेंट से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। बेंट यानी कि इनकी जो निकास नलिका जहां से लावा बाहर आता है यानी मैग्मा बाहर आता है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। और या फिर यानी अन्यथा इनकी जो कम विस्फोटक होना इनकी जो है विशेषता होती है, इनकी जो कम विस्फोटक होना, कम विस्फोटक मतलब कम खतरनाक होना है, बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होते हैं, आराम आराम से लावा बाहर आता है इससे, सील्ड ज्वालामुखी से। लेकिन जब पानी किसी तरह से बाहर चला जाए इसके अंदर बेंट के जरिए, तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ज्वालामुखी है इससे लावा फब्बारे के रूप में, फाउंटेन जैसे हमारे चलता है, फाउंटेन में क्या होता है पानी की जो बूंदें होती है इस तरह से बाहर आती हैं, तो वही बताया गया है कि ज्वालामुखियों से लावा फब्बारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कौन बनता है, यानी कौन बनाता है, यानी इस तरह से ये निकास है। निकास जो होता है यहाँ पर, यानी ऊपर वाला जो पहाड़ी का हिस्सा है इस तरह से कौन टाइप हो जाता है, ये कौन टाइप बन गया, ये हिस्सा कैसा बन गया, ये कौन जैसा हिस्सा बन गया, यानी शंकु जिसे हम बोलते हैं, उल्टा शंकु, तो उस तरह का हिस्सा बन जाता है ये। और जब ये शंकु से बाहर ऐसे करके लावा चलता चला, इसे हम बोलते हैं शंकु सिडर, ठीक है, सिंडर शंकु बोलते हैं इसे, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, शंकु सिंडर शंकु बोलते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, चौथा पॉइंट, कि इन ज्वालामुखियों से लावा फब्बारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। ये आपने इसमें लिख लिया होगा। अगले ज्वालामुखी हम देखते हैं यहाँ पर, ये है आपके मिश्रित ज्वालामुखी। अगली हेडिंग आपकी जो है मिश्रित ज्वालामुखी की है, कंपोजिट वोल्केनोस। देखिए ये बेसाल्ट ज्वालामुखी की तुलना में इनका जो है, यानी कि बेसाल्ट ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक ठंडे और गाढ़े लावा के उद्गार होते हैं ये। तो यहां पर पहला पॉइंट लिख लेना, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान का मतलब होता है गाढ़ा या चिपचिपा, ठीक है। तो श्यान या ब्रैकेट में लिख लेना, गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। और ये ज्वालामुखी जो होते हैं सील्ड की तुलना में जो है भीषण विस्फोटक होते हैं। ये सील्ड ज्वालामुखी है उसकी तुलना में ये मिश्रित वाला ज्यादा विस्फोटक होता है, ये आप यहां पर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इनसे जो लावा बाहर आता है, लावा के साथ लावा का मलबा, यानी कि ज्वलक खंडास्मी जिसे हम बोलते हैं, नहीं लावा का मलबा, तो भारी मात्रा में मलबा भी आता है साथ में, यानी कि इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडास्मी पदार्थ व राख भी धरातल पे पहुंचती है। अब देखिए ये जो इनके साथ चूंकि क्या आ रहा है, ज्वल खंडास्मी आ रही है, यानी कि यहाँ पर मलबा वगैरह भी आ रहा है, तो मलबा क्या होता है, जो इनकी निकास नली होती है, इसे हम वेंट बोलते हैं, तो वेंट के आसपास उसकी परत जम जाती है। तो परत जमने की वजह से इसको मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, इसी में सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट करके, कि यह पदार्थ जो है निकास नली के आसपास
परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। ये देख पा रहे हैं ऊपर यानी आसपास यानी नीचे कुछ अलग पदार्थ है, ऊपर कुछ अलग है, तो ये मिश्रित ज्वालामुखी का नमूना है ये, तो आपने नोट कर लिया होगा। अगले ज्वालामुखी जो होते हैं थर्ड प्रकृति के यहाँ पे बताए गए हैं, ज्वालामुखी कुंड। कुंड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी गड्ढे जैसा या धसा हुआ। अब देखिए ये सबसे ज्यादा विस्फोटक यानी कि ये मिश्रित वाले से भी ज्यादा विस्फोटक है, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। सबसे ज्यादा विस्फोटक यही होता है, ज्वालामुखी खंड वाला, कुंड वाला। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जब विस्फोट होता है तो इनमें खास बात यह है कि ये ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे से धस जाते हैं। यानी कि विस्फोट पहले तो क्या होता है, ज्वालामुखी आपने देखा ऊपर से निकलता है, यहां से ऐसे उद्गार होता है। जैसे हमने दिवाली का अनार होता है, दिवाली यानी फुलझड़ी हम चलाते हैं तो एक अनार होता है इसमें, ठीक है, जो जब हम चलाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां से फव्वारे टाइप ऐसे निकलते हैं, तो वही ज्वालामुखी का होता है। इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो इसका वेंट है, नलिका है, तो नलिका से बाहर ना आके यहाँ एकदम ब्लास्ट कर जाता है, इस साइड से ब्लास्ट कर जाएगा, नीचे की तरफ से यहाँ से ब्लास्ट कर जाएगा पूरा, तो ऐसे करके पूरा धस जाता है, पूरा गड्ढा टाइप धस जाता है पूरा, इस तरह से ये पूरा हिस्सा जो है धस जाता है ये, तो इसे ज्वालामुखी कुंड टाइप बन जाता है ये। तो यहाँ पर लिख लेना, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं, नीचे से विस्फोट एकदम हो जाता है इसमें। और यहाँ पर जो धसे हुए विध्वंसगर्त हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, धसे हुए विध्वंसगर्त यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। यानी यहाँ पर धसे हुए विध्वंसगर्त यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। और ये इनके द्वारा जो पहाड़ी बनकर तैयार होती है वो लगभग और लगभग किसकी तरह दिखाई देती है, वो पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी जो है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, यानी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले ज्वालामुखी जो है बेसाल्ट प्रभा, यानी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, यानी बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र वाले ज्वालामुखी बोले जाते हैं। ये क्या होता है ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये ज्वालामुखी जो होते हैं बहुत ज़्यादा तरल होते हैं, बहुत ज़्यादा तरल होते हैं और बहुत ज़्यादा तरल लावा निकालते हैं ये, और जो कि बहुत दूर तक बह जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर मिश्रित वाले में मिश्रित का लावा तो गाढ़ा था, इसका लावा बहुत ज़्यादा तरल होता है। तो तरल होने की वजह से कई किलोमीटर तक ये लावा फैल जाता है। यानी यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कई बार ये अकेला प्रवाह जो होता है सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तक फैल जाता है। और आपके यहाँ भारत का जो दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो हम दक्कन ट्रैप वाला जो रीजन बना हुआ है वो बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र के ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है रीजन है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेना कि भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रभा क्षेत्र है, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रकार के ज्वालामुखी बताए गए हैं, ये बताए गए हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, यानी कि महासागर के बीचों बीच में स्थित 5वें प्रकार के। तो ये क्या होते हैं, देखिए इनका जो उद्गार है वो महासागरों में होता है। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो श्रृंखला बताई गई है, यानी कि इनकी मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है इनकी लगातार, और लगभग 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी ये है, और ये लगभग सभी महासागरीय बेसिनों में ये फैली हुई है, यहाँ आप लिख लेना। अब देखिए कटक के जो मध्यवर्ती भाग में लगातार यहाँ पर उद्गार होता रहता है, यानी कि जो महासागरों का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर लगातार इनका उद्गार होता रहता है, ये लिख लेना। इस तरह से 5 प्रकार से ज्वालामुखियों के वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, यानी ज्वालामुखी कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में अंतर्वेदी आकृतियों की बात कही गई है। अंतर्वेदी का मतलब होता है ऐसी आकृतियां जो जमीन के भीतर बनती हैं, उन्हें अंतर्वेदी आकृतियां कहते हैं। तो यहाँ पर अंतर्वेदी आकृतियां बताई गई हैं, बहिर्वेदी की बात यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि अक्सर अंतर्वेदी आकृतियां होती हैं वही ज़्यादा पूछी जाती हैं। बहिर्वेदी इनमें कुछ आकृतियां नहीं है। बहिर्वेदी में वही होता है शंकु या सिंडर शंकु, यही आकृतियां ऊपर होती हैं और कुछ नहीं होता है। मोस्टली आकृतियां इनसे जो बनती हैं ये अंतर्वेदी प्रकृति की आकृतियां इनसे ज़्यादा बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी आकृतियां डाल ली होगी इसमें, और इसी में सब हेडिंग डाल लेना अंतर्वेदी आकृतियां। तो पहली बात तो यहाँ जान लीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से क्या बनता है, आग्नेय सेल बनते हैं। यानी आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनती हैं। और आग्नेय 2 तरह की होती हैं, एक अंतर्वेदी और बहिर्वेदी भी। यानी अंतर्वेदी प्रकृति की जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें ग्रेनाइट आ जाता है, और बहिर्वेदी में बेसाल्ट चट्टानें आ जाती हैं। तो ये बात मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है इसी में सब पॉइंट कि लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें पहले सेल जो है आपके वो है ज्वालामुखी सेल, यानी इसमें ब्रैकेट में लिख लेना कि जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी सेल बोलते हैं।
अगले नंबर के सेल इसमें है आपके पाताली, प्लूटोनिक। तो इसमें क्या है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो इन्हें प्लूटोनिक सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा इसमें। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें लिख लेना कि जब लावा जो है भूपटल के, यहां बताया गया है यानी कि जमीन के, ठीक है, भीतर ही ठंडा हो जाता है, यानी भूपटल जो है आपका जमीन जो है इसके नीचे ही ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है, ये कई तरह की आकृतियां बनती हैं और ये आकृतियां जो होती हैं अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। यानी आग्नेय जो प्रकृति का, आग्नेय आप सुन रहे होंगे चट्टाने, तो आग्नेय चट्टाने क्या है तो लावा ही है। यानी जो मैग्मा है, तरल मैग्मा जो है अंदर हमारी एस्थेनोस्फीयर का, वो बाहर आने की सोच रहा है, बाहर आते आते वो अंदर ही ठंडा हो जाए, यानी कि आपके जो स्थल मंडल के भीतर ही भीतर संरचना बना के वहीं कहीं ठंडा हो जाए, तो वो अंतर्भेदी आकृतियां बोली जाएंगी। अब देखिए अंतर्भेदी आकृतियों को इन्होंने फिर डिवाइड किया है कितने तरह की होती हैं। पहली इनमें से आकृति जो है आपकी सब हेडिंग, इनमें आपसे पहली सब हेडिंग आप डाल लेना, ये है बैथोलिथ। यानी पहली आकृति जो होती है बैथोलिथ प्रकार की है। बैथोलिथ क्या होती है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहां पे बताया गया है कि अगर मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाए और वहां पर एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाए, गुंबद के आकार में इस तरह से एक ये पूरा तैयार हो जाए, जमीन के अंदर ही अंदर ठंडा हो जाए, ठीक है, और बाद में क्या हो कि ऊपर की जो परत है, यानी ऊपर जो भूपर्पटी की परत है वो हटा दी जाए, अनाच्छादित हो जाए वर्षा वगैरह से या फिर खनन कार्यों से अनाच्छादित हो जाए, तो ये धरातल प्रकट हो जाता है। तो यानी धरातल का मतलब ये है कि जो गुम्बद टाइप हिस्सा है इसका बैथोलिथ वाला, ये सामने पर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर वही बताई गई है अनाच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है हटा देना। इन अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। यहां पर आप लिख लेना। अब देखिए इनके उदाहरण बताए गए हैं बैथोलिथ वाले। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट के जो बने पिंड हैं, ठीक है, वो उन्हें बैथोलिथ कहा जाता है और ये मैग्मा भंडारों के लिए जमे हुए भाग हैं। यानी ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं आपकी, ठीक है, तो इन्हें क्या, जो ग्रेनाइट वाले पिंड है वो बैथोलिथ के तहत ही आते हैं वो, ठीक है। तो आप यहां पर नोट कर लेना सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहां पर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बैथोलिथ जो है संरचनाएं और बता दे रहा हूं जो विश्व भर में पाई जाती हैं। देखिए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है, यानी कि एक नाम दिया है यहाँ पर इदाहो बैथोलिथ। इसमें किताब में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, इदाहो करके है, ठीक है। तो इदाहो बैथोलिथ ये लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत में फैला हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी कनाडा में, जो पश्चिमी कनाडा वाला रीजन है, तो पश्चिमी कनाडा वाले रीजन में एक बैथोलिथ संरचना है कोस्ट रेंज करके। तो ये संसार की कुछ प्रमुख आपकी जो संरचना है, कोस्ट रेंज करके संरचना जो है, तो ये संसार की प्रमुख बैथोलिथ संरचनाएं हैं। इसके अलावा भारत में बैथोलिथ संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं वो भी जान लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत में रांची का पठार, जो भारत में रांची का पठार है, तो इस रांची के पठार पर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रांची बैथोलिथ कहा जाता है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लिख लेना आपने कि यूएसओ का इदाहो बैथोलिथ ये लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर फैला है, एवं पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज प्रमुख बैथोलिथ संरचनाएं हैं विश्व में। अब भारत की बात करें तो भारत में सब पॉइंट करके रांची के पठार पर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रांची बैथोलिथ कहा जाता है। अब देखिए आपने पहली संरचना तो अंतर्वेदी देख ली बैथोलिथ। अब अगली संरचना जो है ये है लेकोलिथ, यानी कि ये लेकोलिथ संरचना है। अब देखिए इनमें क्या विशेषता है, यानी बैथोलिथ में लेकोलिथ में क्या मतलब अंतर है। इनमें यह है कि भाई ये भी गुंबदनुमा ही होते हैं। रीजन ये है कि भाई यहां पर एक बार लावा उद्गार हो गया और यहां पर एक बार जमीन के अंदर गुंबद बन गया, फिर लावा से मैग्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। अब यहां पर जो लेकोलिथ है, लेकोलिथ में क्या है कि जो लावा है, तरल लावा, उससे एक लंबी पतली सी पाइप टाइप जुड़ जाती है और ये जुड़ा रहता है मैग्मा से, ठीक है। तो ये जो संरचना होते हैं इसे लेकोलिथ बोला जाता है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। इनका तल जो होता है समतल होता है और एक पाइप रूपी वाहक नली से ये नीचे से जुड़ा होता है। यानी जो पाइप रूपी वाहक नली है इसके द्वारा कहां से जुड़ा होता है, जहां से एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा बाहर आता है वहां से ये पूरा पाइप टाइप जुड़ा होता है इनका। तो बताया गया यहां पर आपने लिख लिया होगा। अब यहां पर इनकी जो आकृति बताई गई है, यहां बताई गई है भाई इसी में सब पॉइंट, इनकी आकृति धरातल पे पाई जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी की गुंबद जैसी होती है। रीजन बस अंतर क्या है, अंतर लेकोलिथ क्या है, बस गहराई में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपने भारत में जो कर्नाटक के पठार हैं, तो कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानें बनी हैं
वो गुम्बदनुमा पहाड़ियों में ही है, यानी कि वो लेकोलिथ पहाड़ियों में ही स्थित है। लेकोलिथ में, यानी कि जो बैथोलिथ या लेकोलिथ हो, तो ग्रेनाइट चट्टानें लेकोलिथ में भी बनती हैं और यहाँ पर भी बनती हैं। यानी कि लावा ठंडा होगा तो अंदर तो ग्रेनाइट ही बनेगा, चाहे वो बैथोलिथ प्रक्रम में बने या फिर लेकोलिथ में बने। यानी ये तो हमने प्रक्रमों के नाम दे दिए कि भाई ये बैथोलिथ वाले प्रक्रम है और ये लेकोलिथ वाला है। वैसे चट्टानें तो वही बनेंगी, ग्रेनाइट की बनेंगी, ये ध्यान रखना आप। यानी कि नाम हमने इसलिए दे दिया कि भाई एक पिंड मान लेते हैं बैथोलिथ में क्या होता है, भाई अंदर से लावा आया एक बार और आके यहाँ पे गुम्बद की तरह जम गया यहाँ पर, तो नीचे वाले पोर्शन से कोई कांटेक्ट नहीं है, नीचे यहाँ से मैग्मा, तरल मैग्मा है, वहां से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो बैथोलिथ संरचना बोली जाएगी। अब मान लेते हैं लावा आया और नीचे वाले जो है पोर्शन है, स्टेनोस्फीयर वाला पोर्शन है, यहाँ पे तरल मैग्मा है, वहां से इसका पतला सा चेन जुड़ा हुआ है, पतली सी नलिका द्वारा जुड़ा हुआ है लगातार, तो इसे लेकोलिथ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें खास बात है इसकी, तो आपने यहाँ पर ये लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी, यानी थर्ड हेडिंग है, इसमें एक साथ बता दी गई है। इसमें बताया गया है लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल, ये होता क्या है थर्ड हेडिंग में। यानी इसमें थर्ड हेडिंग में तीन नाम अलग अलग हैं, लेपोलिथ अलग है, यहाँ पे फैकोलिथ अलग है और सिल अलग है। तो सबको वन बाय वन करके लिखेंगे। लेपोलिथ क्या होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो ऊपर उठता हुआ लावा है, यानी ऊपर लावा उठ रहा है और लावा उठता हुआ इसका कुछ भाग जो है वो क्षैतिज दिशा में चला जाए। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से पहुंच जाए। यानी निचली सतह जो कमजोर सतह है उसमें हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते होंगे हॉरिजॉन्टल, और ये होती है वर्टिकल। यानी ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, खड़ी खड़ी लाइन जो है वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये बात जानते होंगे आप। तो यानी क्षैतिज इसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बोलते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ऊपर उठते लावे का अगर मान लीजिए कुछ पोर्शन जो है वो क्षैतिज दिशा में चला जाए, यानी इस तरह से चला जाए नीचे की तरफ, क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धातु में चला जाता है और वहां पर ये एक तस्तरी, यानी कि तस्तरी के आकार में जम जाता है, प्लेट के रूप में जम जाता है, ये एक प्लेट के रूप में ये जम जाता है नीचे, तो ये क्या बोला जाता है, इसे लेपोलिथ बोला जाता है। तो ये पहला पॉइंट आप लिख लेना है इसमें, यानी ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। आई होप आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया है ये आप जान गए होंगे, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को थोड़ा पीछे रिवाइंड कर लेना, पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे बनाया इसी वजह से लाइन बनाई है, आप समझ जाएं क्षैतिज क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्सर भूल जाते होंगे, तो ये आप चाहें ऐसी इमेज बना के आप लिख लेना क्षैतिज, इसे क्षैतिज बोलते हैं, यानी कि इस तरह से पड़ा हुआ ऐसा जो बोलते हैं उसे क्षैतिज बोलते हैं, और लंबवत कोई संरचना होती है उसे ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये बात जान गए होंगे। अगली संरचना यहाँ पे आती है, आपने लेपोलिथ देख ली, अब आती है फैकोलिथ वाली। फैकोलिथ में क्या होता है कि कई बार जो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें होती हैं तो इनमें मोड़द्वार अवस्था में अपनति यानी एंटीक्लाइन और ऊपर के अवनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होती क्या है, देखिए मैं एक इमेज बना रहा हूं यहां पर इस तरह की, ये ठीक है, धरातल के अंदर भी इसी तरह की काफी संरचनाएं मिलती हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, यानी इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। आप गूगल करके देख लेना। और जो गड्ढे टाइप हिस्सा आप देख रहे हैं, इस तरह से मोड़दार जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं गड्ढेदार, तो इसे बोलते हैं यहां पर सिंक्लाइन। सिंक्लाइन देखिए, ये साथ के साथ जब लिखना हुआ करे तब ये इमेज बना दिया करेंगे, और इमेज बना के डैश इस तरह से डिनोट अगर आप कर देंगे तो यकीन मानिए जब आप पढ़ने बैठेंगे नोट्स को, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था यहाँ पर। और आप केवल ये सोच लेते हैं सर डायग्राम बना रहे हैं, हम ना बनाए डायग्राम छोड़ दें, तो हो सकता है आपको अभी समझ में आ जाए, लेकिन आप 4 महीने बाद जब नोट्स खोल के देखें तब आप वहां पर भूल जाएं। तो साथ के साथ मैंने बताया जैसे डायग्राम कि भाई इस तरह की संरचनाएं जो है जिग-जैग मोशन वाली हम बोल सकते हैं एक ऐसे करके, तो यहाँ पर उठा हुआ हिस्सा होता है इसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, यानी अपनति वाला हिस्सा, और जो इसमें नीचे की तरफ झुका हुआ हिस्सा होता है यानी इस तरह से उसे अविनत बोलते हैं, अविनति या फिर सिंक्लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में, जो मोड़दार अवस्था है आग्नेय चट्टानों की, तो इनमें ऊपर अपनति के ऊपर या फिर अविनति के तल में लावा का जमा हो जाए, यानी अवनति के तल में यहाँ पर लावा का जमा हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जमाव पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इसमें खास विशेषता क्या है कि भाई खास विशेषता ये है कि ये परतदार या परतनुमा या लहरदार चट्टानें एक निश्चित भाग नली के माध्यम से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। यानी कि ये जो आपकी
लहरदार संरचना है, लहरदार संरचना में यहाँ पर एंटीक्लाइन यानी कि अपनति और अविनति वाले हिस्से में लावा जम जाए, उसके बावजूद क्या हो कि ये संरचना जहाँ पे लावा जमा हुआ है, यानी कि ये संरचना जो है जहाँ से लावा जमा हुआ है, ये जो मैग्मा का सोर्स है वहाँ से एक पतली लाइन के द्वारा जैसे लेकोलिथ जुड़ा होता था उसी तरह ये जुड़ा रहे, तो इसे फैकोलिथ बोलते हैं। इस संरचना को फिर क्या बोलेंगे? फैकोलिथ बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें कि यह ही फैकोलिथ कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली बात बताई गई है यहाँ पर, जो आपकी सिल या सीट, ये होता क्या है? देखिए यहाँ पर वास्तव में सिल या सीट जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी वालों ने मर्ज कर दिया है, जबकि स्टैंडर्ड बुक में इन दोनों को डिफाइन किया है, कैटेगराइज किया है, दोनों को अलग किया है। यहाँ पर वही मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर क्या हुआ है अंतर्वेदी इसमें, कि अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टान है इनका क्षैतिज तल में, क्षैतिज का मतलब इस तरह के तल में, ठीक है, क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक पतली परत के रूप में ठंडा होना, जब एक पतली परत के रूप में या पतली परत के रूप में ठंडा ये होता है तो इसे क्या कहते हैं, जो सीट तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीट कहते हैं। यानी अभी पतली परत के रूप में ठंडी हो जाती है, यानी आग्नेय जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें होती हैं और क्षैतिज तल में इस तरह से पतली परत के रूप में ठंडी हो जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे सीट। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। अब क्या होता है कि जब जमा हुआ मैग्मा है, जब जमा हुआ जो मैग्मा है अंदर क्षैतिज यानी क्षैतिज में ही, क्षैतिज तल में ही है जमा हुआ मैग्मा है और उसकी मोटाई कुछ ज्यादा है, उसकी मोटाई कुछ इस प्रकार है, बहुत ज्यादा है, तो उसे सिल बोला जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे सिल कहते हैं। जब जमे हुए मैग्मा की मोटाई अधिक होती है क्षैतिज तल में तो उसे सिल कहते हैं। तो ये सीट और सिल में ये अंतर होता है, इन्होंने कंबाइन कर दिया है, इन्होंने दिखाया नहीं डिफरेंस, मैंने डिफरेंस बता दिया। अगली हेडिंग है, अगली संरचना जो है आपकी, ये है डाइक। डाइक का मतलब आपने सुना भी होगा, तटबंध सुना होगा आपने डाइक, जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो आपने देखा भी था डाइक, तटबंध जिसे हम बोलते हैं, तटबंध या बांध के रूप में आपने देखा था। तो डाइक यहाँ पे होता क्या है, डाइक संरचनाएं होती क्या है कि भाई जब लावा का प्रवाह जो होता है दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, यानी कि धरातल है जो आपका, इसके समकोण पर जो दरारें बनी होती हैं, दरारों में लावा भर जाता है और वहीं पर उन दरारों में ही लावा जो है ठंडा हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, एक दीवार टाइप बन जाती है। तो ये संरचना क्या क्या कहलाती है? ये डाइक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अंदर यहाँ पर ये इस तरह के दरारें हैं, ये दरारें हैं इनमें, ठीक है, और इनमें दरारों में क्या भर जाए, यहाँ पे जो लावा है, लावा इनमें से अंदर ही अंदर इनमें लावा यहाँ से पहुँच के इन दरारों में भर जाए और बाद में यहीं पे ठंडा हो जाए। जब हम बाद में जब खुदाई वगैरह करें तो हम देखते हैं पूरी पूरी दीवारें टाइप अंदर ही अंदर बनी हुई हैं, तो वो क्या कहलाएगी संरचना? वो डाइक संरचना कहलाएगी। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र वाला बताया गया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र वाली रीजन में जो वहाँ पर आपने देखा होगा, जो वहाँ पर चट्टानें हैं, तो उन चट्टानों में आपकी ये डाइक वाली संरचनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ज्वालामुखी उद्गार से बना आपका दक्कन ट्रैप है, तो दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की भूमिका वाहक समझी जाती हैं। यानी जो दक्कन ट्रैप का विकास हुआ है, दक्कन ट्रैप में लंबे दूर दूर तक लावा फैल गया है, उसमें जो आपकी डाइक वाली संरचना है इनका एक अहम रोल है। डाइक संरचनाओं की वजह से ही यहाँ पे कहा गया है कि ये लावा दूर दूर तक फैल पाया, क्योंकि डाइक संरचनाएं पहले से बनी हुई थी, तो पहले से बने होने की वजह से क्या था कि लावा जो था दरारों में ना भरकर वो जमीन पे फैलता चला गया, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो आपने डाइक के दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे। तो चलिए ऐसे करके आज आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मेरा पूरा भरसक प्रयास ये रहता है कि आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मिले और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट स्पष्ट हो जाए, मेरा मानना यही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर अगर हम वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जो प्लेबैक स्पीड है जिसके जरिए हम वीडियो को फास्ट या स्लो कर सकते हैं वो नहीं आती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यूट्यूब जो है आपका, यूट्यूब की जो देखें यूट्यूब, तो यूट्यूब जो है डाउनलोड वीडियो पर प्लेबैक स्पीड नहीं देता है। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं यानी आपका तो डेटा उतना ही खर्च होगा, चाहे वो डाउनलोड करें या फिर साथ के साथ देख लें वीडियो,
बफर यानी साथ के साथ देख लें, तो वहाँ पर अगर जब आप साथ के साथ वीडियो देखेंगे बिना डाउनलोड किए, तो वहाँ पर आपको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए आप वीडियो की स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो यकीन मानिए वीडियो मान लीजिए जितना 1 घंटे का है तो आपको 1 घंटे में देखने को मिलेगा। और आप डाउनलोड नहीं किया है आपने वीडियो, अगर डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपने स्पीड फास्ट कर दी तो वीडियो आप 40 मिनट में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई सर ये प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन क्यों नहीं मिलता है, ये ऑप्शन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। आपको वीडियो डाउनलोड नहीं करना है, बिना डाउनलोड करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।